अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम एक मरतबा फिर बात करेंगे मुल्क के अंदर मैट्रिक और इंटर के तलबा की अबतर सूरत हाल के हवाले से। उन तलबा का मैं जिक्र कर रहा हूं जो इम्तहानात देने से आ रही हैं, इनकारी हैं, जिनके वालिदैन भी शदीद परेशान हैं, सरापा एहतजाज हैं। वो लोग HEC के बाहर भी एहतजाज हमने माजी में भी देखे, एक दो रोज़ कबल भी हमने देखे। इनके सिलसिले में गिरफ़्तारियाँ भी हुई। सूरत हाल ख़ासी ख़राब होती दिखाई दी हमें। गिरफ़्तारियों के बाद बहुत सारे रिलीज़ भी कर दिए गए, लेकिन स्टूडेंट जो वहाँ पर मौजूद हैं उनके मुंतज़मीन का कहना ये है, उनके लीडरान का कहना ये है कि अभी भी कुछ लोग पुलिस की हिरासत में हैं और उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए हैं। उनका कहना यह है कि कुछ तलबा पे तशद्दुद भी किया गया पुलिस हिरासत के दौरान। ये सारा मामला है क्या, आज के प्रोग्राम में इसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ प्रोविंसेस के अंदर मैट्रिक इंटर के इम्तहानात हो रहे हैं, कुछ में हो चुके हैं और कुछ में होने जा रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इनकार कर चुके हैं कि हमने अपीयर नहीं होना इन इम्तहानात में, हमें सिलेबस मुकम्मल नहीं कराया गया, हमें नहीं पढ़ाया गया। हमारी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इंटरनेट की एक्सेस रूरल एरियाज़ के अंदर नहीं है। सो इंटरनेट ना होने की वजह से हम भी तालीम नहीं हासिल कर सके, और जहाँ पर इंटरनेट मैसर था वहाँ पे सिलेबस भी कवर नहीं कराया गया। किसी बच्चे की रोल नंबर स्लिप नहीं आ रही तो किसी बच्चे को परेशानी है कि उसने कोई एक ख़ास टॉपिक या एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, उसके ऊपर वो किस तरह पेपर में बैठ के जो है जवाब लिख सकता है। ये सारा मामला है क्या, हुकूमत का कहना क्या है, इन के स्टूडेंट्स के जो लीडरान हैं उनका कहना क्या है। आज के प्रोग्राम में हम आमने सामने इनको बिठाएंगे और कोशिश करेंगे कोई मामले का हल निकालने की जानिब बढ़ सके। लेकिन बहरहाल देर हो चुकी है, लेकिन देखना यह कि कितनी देर हो चुकी है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं वजिया कमर साहबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तालीम है। राजा उमैर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान स्टूडेंट महाज है। वेलकम टू द शो। वजिया साहबा, मसला बिल्कुल आखिरी पॉइंट तक आ चुका है। आप जानती हैं कि इम्तिहान में एक आधा दिन बाकी रह गया, तलबा की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। आज नेशनल असम्बली के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो कॉल की गई थी, इस हवाले से एक नशिस्त हुई, उसको हमने सब ने देखा, वो TV पर ब्रॉडकास्ट भी किया गया। इज़ देयर एनी सोल्यूशन टू इट? तलबा बहुत परेशान हैं, आज अपोजिशन ने भी इसका इजहार किया। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। देखें, जो तलबा परेशान है वो कितने फीसद हैं? 50 लाख तलबा हैं जो इम्तिहान दे रहे हैं, और हमारे पास जो डेटा है, हमारे पास जो बोर्ड में और जो इस वक्त जो पेरेंट्स जो कांटेक्ट कर रहे हैं, क्या आप उनकी तादाद का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कह रहे हैं कि सवाल ये है कि अगर 5 लोग भी हों या 2 लोग भी हों, 4 लोग भी हों, 5 लोग भी हों, ज़रा कंसर्न इज अ कंसर्न ना। जी कंसर्न है, लेकिन देखें ये नहीं हो सकता ना कि हम उन 2, 4, 5, 10, 20, 1 लाख भी हैं तो उनके हम एग्जाम जो हैं वो ना लें, उनको उनकी मर्जी के मुताबिक जो वो चाहते हैं वो हम कर लें, और जो बाकी बच्चे हैं उनका हम इम्तिहान ले लें जो देना चाहते हैं इम्तिहान। लेकिन ये जो बच्चे हैं इनकी तादाद तो हजारों में है ना, उनके मुजाहरे जारी हैं, HEC के बारे में बैठे हैं, आप जा रही हैं, गिरफ्तारियां हैं, देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम ना होता तो आज इसको कॉल ऑफ अटेंशन के जरिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे तो ना डिस्कस किया जा रहा होता। जाहिर है दिस इज अ प्रॉब्लम। सियासत करना सबका हक है, सियासत करनी जरूर चाहिए, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सियासत करना बनता नहीं है, या बच्चों का मुस्तकबिल है। हमें इस पे एक पॉलिटिकल पार्टी सियासी तौर पर अगर नुकसान हो रहा है तो हम फौरन ये देखें, हम तो ये फायदा इसमें होगा ना कि ठीक है जी एक जो पॉपुलर डिसीजन है वो कर दो, लेकिन इसमें बच्चों का नुकसान है, इसमें आगे उनके मुस्तकबिल के लिए उनके लिए नुकसान है। और इस वक्त जो उनको फैसिलिटेशन जो दी गई है, रिड्यूस सिलेबस, एक इंतहाई आसान डेट शीट, और उसके अलावा अच्छा, जो सब्जेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस। लास्ट टाइम भी आपने चीजों को मेंशन किया था वजह से मैं इसमें ना कुछ सितंबर अक्टूबर में एक और इम्तिहान की ऑप्शन जो बच्चे नहीं देना चाहते, सीधी सी बात है, लॉजिकल, आप सितंबर अक्टूबर में दे दें, आपका ना उससे एडमिशन मुतासिर होगा ना आपका उससे दूसरा वो एक साल साहब। आपने लास्ट टाइम कहा कि 60% हमने सिलेबस रखा है और बहुत सारी हमने एग्जाम्शन दे दिया है। तलबा का कहना इस बारे में यह है कि जी कौन सा 60%? आपने हमें क्लियर ही नहीं किया, पॉइंट आउट ही नहीं किया। 10 सब्जेक्ट्स हैं या 10 टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स में से आपने कहा जी 6 आएंगे। कौन से 6 आएंगे? पहले 6 आएंगे, आखिरी 6 आएंगे, वो आइडेंटिफाई करके वो बच्चों को बताए गए हैं और स्कूल्स ने वो आइडेंटिफाई करके स्कूल्स तलबा इंकारी हैं। अगर 10 चैप्टर्स में से 6 आ रहे हैं, मेरी बात तो सुन लें, तो इन 6 में से ये टॉपिक्स जो हैं वो आएंगे, सारा क्लियरली मार्क करके बच्चों को बताया गया। इस चीज से रिलेक्टेंट है तलबा, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। सबसे मेरी बात हुई है और मैंने फिर से क्लैरिफाई किया कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जहां इन बच्चों के साथ कोई ज्यादती हो रही है या कोई ऐसा मसला है, बिल्कुल नहीं है, सिवाय इसके कि पिछले साल इम्तिहान अगर नहीं हुए तो इसलिए अब बच्चों का दिल चाहता है कि आप हमेशा ही ऐसे हो और बस आगे जो है ना हमें प्रमोट कर दें। अच्छा, कोई बेस तो हो जिस पे प्रमोट करें, वो नहीं है।
अच्छा, अब ये पिछले बताइए, साल जो बच्चे बगैर इम्तिहानों के प्रमोट हुए थे, आपने बगैर इम्तिहानों के बच्चों को प्रमोट कर दिया, आप लोगों ने ज़ाहिर है जो हालात थे उसके मुताबिक फैसला लिया, आप जो हालात थे आपने उसके मुताबिक फैसला ले लिया ना, उसकी बेस के ऊपर प्रमोट किया। आप किसकी बेस पे करें? आपके पास बेस नहीं है उनको प्रमोट करने की। तलबा ये नहीं कह रहे कि आप हमें प्रमोट कीजिए, वो कह रहे हैं कि हमें इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए, इसको आगे तो कर जो दीजिए। अगला एक्सटेंड करने वाला वो कह रहे हैं वो सितंबर अक्टूबर की ऑप्शन मौजूद है। अभी जुलाई में इम्तिहान हो रहे हैं, अगस्त में जैसे और जुलाई के एंड और अगस्त तक वो खत्म हो गए, एक महीने के बाद सितंबर में होंगे, वो सितंबर में दे दें। सितंबर में सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में पेयर होने वाले तालिब इल्म की क्या स्टैंडिंग होती है यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। वो इस दफा नहीं होगी, वो इस दफा नहीं होगी। उसको एज अ सेकंड एनुअल ही वो किया जा रहा है, कंसिडर किया जा रहा है। इस दफा जो एक गैर मामूली अब जो डेडलाइंस हैं यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेस की, उनका क्या करेंगे तलबा? जो डेडलाइंस यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की तैयारी की प्रिपरेशंस की हैं, अगर फॉर इंस्टेंस इसी तरह वो एग्जाम दे देते हैं जिस तरह आप कह रही हैं, अगर वो भी नहीं देना चाहते तो आगे किस तरह टैप करेंगे? यूनिवर्सिटीज और पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल, इंजीनियरिंग काउंसिल, HEC सबने एक अलहदा से एक जो वो ग्रुप बनाया है जिसके अंदर जो A लेवल्स के बच्चों ने भी जो अक्टूबर नवंबर में इम्तिहान देंगे और जो ये वाले बच्चे इम्तिहान देंगे, इनको प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा वहां पर। अच्छा। और अगर ये इनका और इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं बरती जाएगी, इस चीज का कौन जामिन होगा वजिया साहिबा, अगर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं बरती जाएगी? इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, आपको बार बार कह रही हूँ। लोगों का कंसर्न है, माँ बाप ही जानना चाह रहे हैं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ। जो एक ट्रेडिशनली जो एक सप्लीमेंट्री का जो कॉन्सेप्ट था, अब हालात फर्क हैं, अब उस तरह से नहीं है। अब इन बच्चों को एज अ स्पेशल ग्रुप ट्रीट करके उनके लिए एडमिशंस और उनके लिए जो टेस्ट हैं, एंट्री टेस्ट, उसमें वो बैठ सकते हैं। लेकिन ये क्या ही बेहतर होता वजिया साहिबा कि गवर्नमेंट इस सारे मामले को टेकअप करती और तमाम के कंसर्न को सामने रखते हुए ओवरऑल एग्जाम अगर थोड़ा आगे कर देती, ताकि चंद हजार तलबा, 50 लाख बच्चे जो इम्तिहान दे रहे हैं उसमें से ये तो आप कह रही हैं ना वजिया साहिबा, अल्लाह करे कि वो इम्तिहान दें, अल्लाह करे वो इम्तिहान दें, लेकिन ये तो आप अभी कह रही हैं, ये तो एट द डे ऑफ एग्जामिनेशन ज़ाहिर क्लैरिटी ऑफ थॉट होगा। हमें पता लगे कि यहाँ पे तो हम चंद हज़ार की बात कर रहे थे, कई लाख बच्चे हैं जिन्होंने इम्तिहान ने दिया, तो इस कयास, इस क्राइसिस को किस तरह डील करेगी गवर्नमेंट? जो नहीं देंगे वो सितंबर अक्टूबर में दे दें। सितंबर अक्टूबर में लोगों को बहुत बड़ा कंसर्न है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेटरी रवैया रवा रखा जा सकता है। अभी जो हुआ ही नहीं है उसके लिए उनको कंसर्न है। कोई इसकी श्योरिटी, कोई अथॉरिटी ये है, माँ बाप का है। मेरी कुछ पेरेंट्स से बात हुई है, ये तमाम ऑप्शंस रखी गई हैं। फिर मैंने उनको ये भी कहा कि जी हमारे शो में वजिया साहब आई, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ये कहा कि एक पेपर से दूसरे पेपर के दरमियान काफी सारा गैप है, आप उस छुट्टी के अंदर भी पढ़ सकते हैं, आप क्रैश जो है वो कोर्स की तैयारी भी कर सकते हैं। मैंने ये सारी बातें ऑफ कैमरा बहुत सारे पेरेंट्स से, बहुत सारे तलबा से की, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी आप तो सबसे पहले ये बताइए कि जो 60% ये कहते हैं कि जी दिया जा रहा है, और मैं आपकी बात अगर मान लूँ कि पॉइंट आउट आपने कर दिया, तो इस 60% की भी वो कहते हैं हमारे यहाँ कंप्लीशन नहीं कराई गई कोर्स की। बहुत सारे ये कहते हैं कि जी इंटरनेट का तो मसला छोड़ें, हमारे गांव में, हमारे पिंड के अंदर इंटरनेट नहीं आता, लेकिन हमारे बहुत सारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया ही नहीं। बहुत सारे कहते हैं जी हमारे पास तो चले रोल नंबर स्लिप्स भी नहीं आई। हर एक के ऐसे कंसर्न है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक कयास लग रहा है कि सूरत हाल बिगड़ती दिखाई दे रही है। मतलब ये कंसर्न है, लोग जो है इसका आंसर चाहते हैं, इसका जवाब चाहते हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कयास बिल्कुल नहीं है। रोल नंबर स्लिप्स बच्चों को जा रही हैं, जारी हो रही हैं, सोशल मीडिया पे जाइए प्लीज, आप देखिए, आपको वहाँ पे नजर आएगा वजिया साहिबा, लोग प्रूफ्स के साथ लोग इस चीज़ को सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, अपने बयानात तो छोड़ें, उनके विद प्रूफ्स डाल रहे हैं कि जी हमारी ये पेपर आने वाला है, ये मेरे दोस्तों की स्लिप आ चुकी है, मेरे पास कोई स्लिप नहीं है। किसी का कोई कंसर्न है, किसी का कोई कंसर्न है। इम्तिहान में अब कितने दिन रह गए? 10 तारीख को तो मैट्रिक का गालबन पहला पर्चा है। जी बिल्कुल, इम्तिहान से पहले स्लिप बोर्ड की जिम्मेदारी है कि उनके पास आएगी। देखिए आज 8 तारीख हो चुकी है, कल का दिन रह गया। अगर कल किसी बच्चे के पास बोर्ड की स्लिप नहीं आती और 10 तारीख को उसका पर्चा है, तो बोर्ड इसकी जिम्मेदारी उठाएगा। क्या करेगा बोर्ड? लोगों को जवाब देना, लोग परेशान है। देखें, बोर्ड अगर स्लिप नहीं जारी होती है तो बोर्ड उसका जिम्मेदार है। अच्छा, ये एक बात बताइए, बरतानिया ने आज, जैसे इकबाल साहब ने भी जिक्र किया कि वहाँ पे थोड़ी सी एम्बेजलमेंट थी, कुछ तलबा परेशान थे, उन्होंने थ्रू आउट एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिए। अगर ऐसा पढ़ा लिखा माशरा ऐसे कर रहा है, तो या इतना ज़्यादा लिटरेट, जिसकी लिटरेसी रेट हमसे बहुत ज़्यादा है, हमारा उतना नहीं है, तो हम ऐसे स्ट्रिंजेंट मेजर्स क्यों ले रहे हैं? हम ऐसी चीज़ों में क्यों नहीं देखते वेस्ट को? देखिए, वेस्ट में, यूके में तो जहाँ पूरी दुनिया में स्कूल बंद हो गए थे, वहाँ चलते रहे थे।
वहाँ स्कूल्स खुले थे। यूके में एग्जामिनेशन वजह साहबा कैंसिल किए गए हैं बिकॉज ऑफ कुछ तलबा को कंसर्न्स थे, कुछ एम्बिग्विटीज थी, कुछ एम्बेजलमेंट्स थी। देखिए हर जगह के, हर मुल्क के, हर खित्ते के अपने हालात होते हैं, आपने उसके मुताबिक फैसले करने होते हैं। अच्छा, अब मेरे साथ यूके में जो हालात थे वो पाकिस्तान में नहीं है, जो पाकिस्तान में है वो यूके में नहीं है। अच्छा, अब मेरे साथ लाइन पे रहिएगा। राजा उमैर हमें ज्वाइन करें, चेयरमैन ऑफ स्टूडेंट महाज हैं ये। वेलकम टू द शो राजा उमैर। राजा उमैर साहब, वजीर कमर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लियामानी सेक्रेटरी बर तालीम है, आप जानते हैं। किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं है। 10 तारीख को आपके और आपके बाकी जितने तलबा हैं सारे महाज के अंदर, उनको एग्ज़ाम में अपेयर होना होगा। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। क्या करेंगे आप लोग? जी अस्सलाम वालेकुम जी, सारों को बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में लेने के लिए। गवर्नमेंट का इख्तियार है, उन्होंने पॉलिसी बनाई है, वो पेपर्स लेंगे तो ऑब्वियसली बच्चे पेपर्स देंगे। हम तो यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बच्चों के साथ जो है कोई रिलैक्सेशन की जाए। अगर गवर्नमेंट बिल्कुल ही रिलैक्सेशन करने के मूड में नहीं है और सख्त रवैया रखेगी तो मैं समझता हूँ कि अपना ही गवर्नमेंट नुकसान करेगी, अपनी पॉपुलैरिटी ख़राब करेगी और बच्चों का भी यकीनन नुकसान करेगी। जी गवर्नमेंट ने तो राजा साहब क्लियर कट बता दिया ना, उन्होंने कहा कि हमने आपको रिलैक्सेशन दी है। वजीर साहबा ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा, हमारे शो में भी कहा, इससे पहले हमारे शो में थी तब भी उन्होंने कहा कि जी 60% सिलेबस दे दिया है, पेपर्स के दरमियान छुट्टियां आप लोगों को ज़्यादा दे दी हैं। अगर आप अभी अपेयर नहीं होना चाहते, आप नेक्स्ट जो भी सितंबर अगस्त के अंदर जो आ रहा है आप उसके अंदर अपेयर हो जाइए। और कौन कौन सी रिलैक्सेशन चाहिए? इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल गई है और मेजॉरिटी आपकी इम्तिहान देने के लिए तैयार है। वाई नॉट यू गाइज? जी मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में ये सारी बातें इनका आंसर किया था कि वो रिलैक्सेशन जो हैं वो कोई ख़ास रिलैक्सेशंस हैं नहीं। वो सारी चीज़ों पे मैंने तो पॉइंट वाइज बता देना, बहुत सारे हमारे नए ऑडियंस भी सुन रहे होंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू को। आपका जो रिलैक्सेशंस हैं, जैसे आपने कहा था कि पेपर्स में बहुत सारी छुट्टियां हैं, उसके लिए मैंने यही कहा था कि बहुत सारी छुट्टियां होने की वजह से बच्चों का ये अगले जो उन्होंने एडमिशन्स लेने हैं उसका टाइम कम हो रहा है कि वो एडमिशन्स निकल जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ के और दूसरे। बाकी स्मार्ट सिलेबस की बात थी तो वो स्मार्ट सिलेबस भी कोई उसमें ख़ास रिडक्शन है नहीं, और वैसे भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो स्मार्ट सिलेबस या रिडक्शन जो है वो इम्तिहान से पहले नहीं बल्कि सेशन शुरू होने से पहले होना चाहिए था कि आपने इतनी तैयारी करनी है। अभी आके आपको नहीं पता कि बच्चों ने कौन सा पढ़ा हुआ कौन सा नहीं पढ़ा हुआ, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, तो सिलेबस कम करने से तो आप एनालिसिस नहीं कर सके पहले कि उन्होंने कौन से चैप्टर्स पढ़े, कौन से नहीं पढ़े, कौन से बच्चे ने। वजीर साहब ये आपके सामने मैं नहीं कह रहा, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं। स्मार्ट सिलेबस की पहले पॉइंट नंबर 1 बात कर लेते हैं, इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। जी प्लीज। देखिए पहले इन्होंने बात की कि पॉपुलैरिटी हुकूमत की कम हो जाएगी। देखिए अगर हमें हुकूमत की पॉपुलैरिटी जो है ना वो बचानी हो, या एक साइड पे बच्चों का मुस्तकबिल है और उनकी बेहतरी के लिए क्या करना है, तो मेरे ख्याल है कि एक पॉपुलैरिटी बचाने की बजाय हम जो बच्चों के लिए बेहतर है हम वो फैसला करेंगे। ठीक हो गया? जहाँ पे आ गई बात ये कि जो रिव्यू सिलेबस है तो वो बहुत देर पहले बच्चों को दे दिया गया था, ये डेट शीट के साथ नहीं दिया गया। ये पहले एग्जाम मार्च में होने थे, फिर उसके बाद मई के अंदर होने थे, फिर उसके बाद ये जुलाई में आके हुए। अब जुलाई की जब डेट आई तो उस वक्त उससे पहले उनको ये दे दिया गया था 31 मई से बच्चों की रेगुलर क्लासेस हो रही हैं। अब ये कि ये बच्चे इस वक्त इस काम में पढ़ने की बजाय ये अगर बैठ के पढ़ाई करें अपनी और अपनी रिवीजन करें तो ये इतने टाइम के अंदर भी ये आराम से अपना पेपर दे सकते हैं। उमैर आप लोगों को वजीर साहबा कह रही है रिलैक्सेशन दे दी गई थी, टाइमली बता दिया गया था और इस टाइम को आप लोग ज़ाया करने की बजाय तैयारी करते तो आज ये मसला ना होता। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? जी विद ड्यू रिस्पेक्ट जी, मैडम तो ऑब्वियसली कह रही हैं बात ये, जब भी आपने स्मार्ट सिलेबस दिया तब वो पेपर्स का ही टाइम था तो उसके बाद डिले होते रहे। मैं कह रहा हूँ कि सेशन के शुरू में ये डिसाइड करना चाहिए था, जब आपने शुरू में कि अगर नहीं पूरा पढ़ा सकेंगे तो इतना पढ़ाना है। ठीक है, बाकी शुरू में सुन लें बाकी पॉपुलैरिटी की बात सुन लें। जी पॉपुलैरिटी की बात है, पॉपुलैरिटी की बात है, वो कह रही है पॉपुलैरिटी पे। जी वजीर साहब आप बोलें, एक मिनट आप उमैर। जी बेटे मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब ये डिसाइड हुआ कि मार्च में एग्जाम्स नहीं हो रहे और स्मार्ट सिलेबस आपको दिया गया तो उसके बाद भी तो देखिए जो एग्जाम जुलाई में आए हैं तो उसमें कितना अरसा था, तो वो सिलेबस तो उसमें भी कवर हो जाता है। जो आप मैडम उसमें देखिए ना 3 महीने में सिलेबस, एक सेशन पूरे साल का होता है, 3 महीने में कहाँ सिलेबस कवर हो जाता है? आप देखें टाइम तो बच्चे कह रहे हैं पूरे साल में नहीं। हाँ। और जो फॉर्मेट था जो तरीकाकार था पढ़ाने का वो मोस्टली वही फॉलो होता रहा
जिससे वो नहीं कवर हो पाया। जी वजह साहबा, एक साल का सिलेबस 3 महीने में कैसे कवर होगा वजह साहबा? जो एजुकेशन सेक्टर जिस तरह से मुतासर हुआ है और जो हालात हैं उनके मुताबिक हम जो बेस्ट फैसला था तमाम एक मशावरत के साथ सूबों के साथ वो किया गया। सिंध में पेपर ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, बलोचिस्तान में खत्म हो चुके हैं, अब रह गए आपके बाकी बोर्ड्स और इस्लामाबाद। तो एक जो पैटर्न है जो चल रहा है उसको चलने दें, बजाय इसके कि तमाम सूबे अलग-अलग जो हैं वो फैसले कर रहे हों। अब जहाँ पे एग्जाम्स हो गए हैं तो आपका क्या ख्याल है कि वहाँ पे क्या हालात होंगे? हो गए हैं ना, वहाँ भी तो बच्चों ने दिए हैं इम्तिहान और इन्हीं हालात में इसी तरह से दिए हैं। एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है। हाँ, एसओपीज फॉलो किए जा रहे हैं, तलबा ने इम्तिहान दे दिए हैं, उनको मसला नहीं है, तो आप लोगों को क्यों मसला है? जी राजा साहब। जी बच्चों ने इम्तिहानात दिए हैं, अपनी मर्जी से नहीं दिए, वो मजबूर हैं। आप ले रहे हैं तो वो जरी बात है इम्तिहानात देंगे। अब देखें बच्चे तो आपको कह रहे हैं ना कि हमने नहीं पढ़ा है, अब कह रहे हैं आपके नहीं हम इम्तिहान लेंगे। आप कह रहे हैं कि सूबों से मशवरे के साथ, बाकी सब से मशवरे के साथ जो बेस्ट पॉलिसी थी वो बनाई, स्टूडेंट्स हैव गॉट द प्राइमरी स्टेक इन एजुकेशन सिस्टम। उनका मशवरा किधर गया? वो तो चीख रहे हैं, वो तो बार बार कह रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ा। इम्तिहानात से कैसे एजुकेशन इंश्योर होती है? मतलब क्लासेस से इंश्योर होती है, आप लोगों ने क्यों नहीं सेशन से इंश्योर होती है। क्यों नहीं पढ़ा? आपके पास टीचर्स जो हैं वो अवेलेबल थे, जहाँ पे ऑनलाइन अगर कोई इशू है वहाँ पे बच्चे हफ्ते में एक दिन आके घर से होमवर्क लेके जाके घर पे कर रहे थे। वो भी नहीं है तो टेली स्कूल अवेलेबल था, वो भी नहीं है तो ई तालीम पोर्टल अवेलेबल था। कोई एक सब्जेक्ट आप ले लें, कोई एक टॉपिक ले लें, उसके तो ऊपर आपको इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट अवेलेबल है। इंटरनेट होगा तो जाएंगे ना यहाँ पे। वहाँ पे उस्ताद जो हैं वो स्कूलों में बच्चों को हफ्ते में एक दिन बुला के घर के लिए होमवर्क दे के और उसको वो चेक कर रहे थे और वो देख रहे थे। और वो एक इंटरैक्टिव एक वहाँ पे एक वो था ये कि बच्चे उनसे पूछ सकते हैं, फोन पे घर आके पूछ सकते हैं, स्कूल्स में पूछ सकते हैं। और कहीं पे भी ऐसे नहीं था कि उस्ताद कहीं जो है ना वो अवेलेबल ही नहीं है और बच्चे जो है ना वो रहता है कहीं। वो एक कनेक्शन जो है वो उनका मौजूद था और वो उस तरह से वो बच्चों को गाइड भी कर रहे थे। अब वो बच्चे जिन्होंने वो टाइम जाया किया है और वो अब आके चाहते हैं कि इम्तिहान ना हो, और उसकी वजह से वो सारे बच्चे सफर करें जिन्होंने तैयारी की है। जी उमर जी सर, मैडम वजीहा ने फरमाया कि प्रोविंसेस ने और सब ने मिल बैठ के फैसला किया है। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि देखें ये जो मामला है वो स्टूडेंट्स का है एंड स्टूडेंट्स आर द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स इन द एजुकेशन सिस्टम। और मुल्क के अंदर जो है वो सिचुएशन जो है वो स्पेशल किस्म की है और इसीलिए हर जगह स्पेशल मेयर्स लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी स्पेशल मेयर्स की ज़रूरत थी कि आप स्टूडेंट के जो राय है उसको ज़्यादा वेटेज देते ये फ़ैसला करने से पहले। बाकी उन्होंने फरमाया आज असम्बली में भी कि हमने ई स्कूल और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक वो रिकॉर्डेड वीडियोज़ और ये सारा कुछ किया। तो रिकॉर्डेड वीडियोज़ का जहाँ तक ताल्लुक है तो यूट्यूब और इस तरह के फारम्स ऑलरेडी 2002-2000 से मौजूद हैं। तो उससे तो स्कूलिंग नहीं हो रही थी, बच्चों को आदत नहीं है इस तरह पढ़ने की। उससे सही एजुकेशन ना डिलीवर होना ही साबित होता है कि आपने एक रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया और उसको बच्चे ने सुन लिया और आगे से वो सवाल पूछना चाह रहा है और उस्ताद साहब जो है वो खामोश हैं, तो वो किससे सवाल करेगा? तो इस तरह से एजुकेशन डिलीवर नहीं सही हो पाई। बार बार वहाँ पे ही बात आती है कि वो डिलीवरी सही नहीं हुई। उस डिलीवरी के बाद आप जब स्पेशल मेयर्स ले रहे हैं हर चीज़ के लिए, तो इसके लिए स्पेशल मेयर्स ही लें, कोई स्पेशल फार्मूला ही बनाएं, तो उनको प्रमोट कर देना कोई बुरी बात नहीं है, उससे वो डिप्रेस नहीं होंगे। लेकिन उमर एक सवाल है, एक मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी ज़ाहिर है आप चेयरमैन हैं तो आपकी इस कम्युनिटी के अंदर बाकी तलबा से बातचीत होती होगी। आप लोग अपने बाकी साथियों से पूछते नहीं हैं कि भाई हमारी आवाज़ में आप आवाज़ नहीं बन रहे, हमारा भी केस आप वीक कर रहे हैं और आप खुद जाके अपीयर हो रहे हैं इन तमाम नामसाइद हालात के बावजूद? वो ठीक है, आ रहे हैं, उनकी मर्ज़ी है, उनकी मंशा है, उनकी मजबूरी है, जो भी है, लेकिन ये आपका कंसर्न, ये गिला या उनका आपका हम आवाज़ ना होना भी एक कंसर्न है जो सामने आता है बोर्ड के भी, लोगों के भी, व्यूअर्स के भी। उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप उमर? देखिए दो बातें। पहली बात तो ये, अभी आपके स्टूडियो में बैठे हुए मुझे बहुत सारी कॉल्स आई हैं स्टूडेंट्स की इससे रिलेटेड, आज की जो स्पीचेस हुई उसी के रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न हैं। रोज़ स्टूडेंट्स मिलते हैं, लेकिन आप यकीन जानें कि वो मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जी, मतलब 14, 15, 16 साल उनकी उम्रें हैं। उनके ऊपर आप शेलिंग करते हैं, उनको आप मारते पीटते हैं, जेलों में डालते हैं। अभी हुकूमत को मुबारक हो, उन्होंने हमारे तीनों साथियों को जेल भेज दिया, बहुत बड़ा मार का सर किया। कौन कौन से साथी आपके जेल में और किस चार्ज के तहत हैं? जी 188 के तहत हैं और अली शफाहत, अमार, अल्ताफ़ सत्ती
और मुकीद मनान, इन तीनों को आज जुडिशल करके, कल जुडिशल किया था, आज जेल भेज दिया गया। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी को तो पुलिस कह रही थी कि हमने छोड़ दिया उनको तमाम को, जब वो प्रोटेस्ट जिन जिन छोड़ दिया उनको तो छोड़ दिया होगा, पकड़ा तो था और मारा भी था। और जिनको भेजा उनको टॉर्चर तो किया गया। जी बिल्कुल टॉर्चर किया गया, मेरे पास पिक्चर्स हैं, मैं आपसे शेयर कर दूंगा जिस बच्चे को टॉर्चर किया गया उसकी। आप बिल्कुल हमें तस्वीरें व्हाट्सएप करें, हम अपनी स्क्रीन पे जो है वो नाजरीन के लिए चलाएंगे, आप हमें भेजें तस्वीरें जिसके अंदर ये सारा हो रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकेंगे लोग। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने इस टॉर्चर के खिलाफ कोई एप्लीकेशन फाइल की? जी एप्लीकेशन मूव की हुई है, एप्लीकेशन पुलिस को दी हुई है। क्या बना उसका? वो अभी खुद तो जेल में है ऑब्वियसली, वो तो डिले ही करेंगे, वो तो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। वापस आ जाए हम उसके ऊपर जो फर्दर जो भी लीगल लाए अमल है वो उसके ऊपर ज़रूर बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि एक दिन गालिबन रह गया जब ये प्रोग्राम हमारा ऑन एयर हो रहा है, इसके बाद कल का दिन है 9 तारीख जिस पे एग्ज़ाम होना है 10 को। क्या तैयारी आप लोगों की, क्या प्लान है? जाएंगे नहीं जाएंगे? अगस्त सितंबर में अपेयर होंगे? क्या स्ट्रेटजी है? गवर्नमेंट तो कोई एक स्टेप भी पीछे होने को तैयार नहीं है, आप देख चुके हैं, सुन भी चुके हैं। जी गवर्नमेंट को मैं ये जो बार बार कहते हैं, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार कहते हैं कि लाखों स्टूडेंट्स वो देना चाहते हैं। आप इनको सजेशन है कि अपनी वेबसाइट्स के ऊपर एक पोल बना लें और बच्चों से, जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं, अपनी अपनी रोल नंबर स्लिप्स का नंबर ऐड करें और वहाँ पे वोट कर दें कि उन्होंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा और वो पेपर देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। रिजल्ट सामने आ जाएगा, पोल करा लें बच्चों से। और दूसरा आपने कहा कि बच्चे जाएंगे या नहीं जाएंगे, देखिए मेरा कोई मतलब पॉलिटिकल स्टैंस नहीं है या इस तरह का कोई एजेंडा नहीं है कि मैं बच्चों को फोर्स करूं किसी चीज़ के लिए। बच्चों का एजेंडा है तो हम उनको उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। अब उनका इंडिविजुअल हर किसी का फैसला होगा, सिचुएशन ये है। तो बच्चे जो देना चाहते हैं, देखिए माँ बाप इन्वॉल्व है, उनका स्टेक इन्वॉल्व है, मतलब मैं तो फैसला नहीं कर सकता हूँ बच्चों के। आपकी अपने ज़ाती तौर पे जो पेरेंट्स से बात हुई, उनका क्या कंसर्न है और उनका क्या प्लान है? जी पेरेंट्स का बिल्कुल कंसर्न, आप यकीन जाने कि पेरेंट्स बहुत डिप्रेस्ड हैं। बिकॉज अगर एक बच्चा डिप्रेस होता है, वो कंफ्यूज है, रोता है, वो तो बच्चे तो मतलब माँ बाप के लिए प्यारे होते हैं ना जी, तो माँ बाप भी उनके लिए परेशान है, वो बिल्कुल डिप्रेस है। तो माँ बाप ने इस सारे मामले के अंदर ज़ाहिर स्कूलों के पास जाते हैं और जाके ज़ाहिर बोर्ड के पास डायरेक्टली तो नहीं हर कोई चला जाता, पहले तो सबसे पहले फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो स्कूल के अंदर की जाती है। तो जो पेरेंट्स के या तलबा के अपने स्कूलों के साथ राब्ते हुए हैं, इसमें स्कूल किस हद तक हेल्प आउट कर रहा है? अगर कर रहा है तो, और अगर नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा? जी स्कूल इस हद तक हेल्प कर रहे हैं कि कल लाहौर से बहुत सारी कॉल्स आई हैं मुझे, जहां पे बच्चों को 30,000 रुपीज़ तक फ़ाइन किया जा रहा है, जबकि स्कूल हैज़ गॉट नो लेजिटिमेट राइट टू नॉट। तो फाइन किस चीज़ का कर रहे हैं वो? किस चीज़ मतलब उनको दे रहे रोल नंबर स्लिप के आपने फलां क्लास नहीं ली थी, बच्चे कह रहे हैं हमारे पास इंटरनेट नहीं था, उनको कह रहे हैं 30,000 रुपीज़ जमा करा दो। आपकी अटेंडेंस नहीं हुई, वो कह रहे हैं इंटरनेट नहीं है, आप 30,000। मतलब हर तरफ से बर्डन आके बच्चों के ऊपर, क्लासेस नहीं हुई उनका नुकसान, पैसे भी उनके। मतलब इस सारे सिनेरियो में कि ये एजुकेशनल डिपार्टमेंट जब कोरोना के अंदर इज़ द ओनली डिपार्टमेंट जिसने पैसे बनाए हैं, बच्चों को पढ़ाया नहीं, एक्सपेंसेस बचाए, फीस कम नहीं की, उल्टा फ़ाइन डाल दिए, और बच्चों के माँ बाप जो है उनके कारोबार ठप हुए हैं, उनसे आप फ़ाइन भी ले रहे हैं। तो कोई गवर्नमेंट को कोई बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही, वो बिल्कुल इस बात के ऊपर डटे हुए हैं क्योंकि उनका ना का मसला है और उन्होंने पेपर्स लेने हैं। तो स्कूलों ने आपको कोई हेल्प आउट नहीं किया, उल्टा उन्होंने फाइन किया और उन्होंने साथ दिया बोर्ड का, ऐसा ही है? जी बिल्कुल फाइन कर रहे हैं। आप सर खुद ग्राउंड पे आ जाएं, आप चेक कर लें, किसी स्कूल में जाके चेक कर लें, मैं बच्चों के आपको नंबर्स दूंगा, आप उनसे बात कर लें, खुद बात कर लें उनको। बिल्कुल जो है मुझे वो पिक्चर्स आई हुई हैं, बच्चों की लिस्ट नाम डिस्प्ले हुए हैं और उसके ऊपर 30,000 10,000 6,000 8,000 10,000 रुपया फ़ाइन उनको दिया गया है। अच्छा, आप ये पे करेंगे, आप सूरत हाल होती है तो यकीनन हर कोई परेशान होता है, लेकिन जो इससे गुजर रहा होता है, जो तलबा हैं ज़रा वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। और मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ, मेरी कुछ तलबा से बात भी हुई है जिसमें बहुत लाइक बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे लोगों से भी बात हुई है जिनका एकेडमिक करियर बहुत अच्छा है, ब्राइट स्टूडेंट है, ब्राइट बच्चे हैं। लोग इसकी वजह से कोई भी स्टेप ले लेते हैं, किसी न किसी ज़हनी कर्ब या परेशानी या इस टेंशन से गुजरते हैं। आपकी कुछ ऐसे लोगों से बातचीत हुई है जो दे आर मोर देन अपसेट? जी बिल्कुल हुई है, मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं बच्चों की जिन्होंने मतलब कि हमारा सुसाइड अटैम्प्ट करने का, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, हमारा दिल करता है सुसाइड अटैम्प्ट कर लें, हमारा दिल करता है। बिल्कुल ना बच्चों, जो भी ये कह रहे हैं, मेरा ख्याल आप उसको बिल्कुल मना करें, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपके पास सारी ज़िंदगी पड़ी है, एजुकेशन भी हासिल करेंगे, आगे नॉलेज की और बहुत ज़राए आते हैं बिल्कुल, लेकिन छोटे बच्चे हैं वो डिप्रेस्ड हैं, जरी बात है। ठीक है, अब कोई सोल्यूशन आपके जहन में हो? आखिरी लेट्स रैप इट अप। सोल्यूशन हमारे जहन में तो यही है, सोल्यूशन आप बच्चों को प्रमोट कर दें, खुदारा प्रमोट कर दें, उनको प्रमोट करके आगे अगली अगर प्रमोशन नहीं होती, जो कि क्लियर है कि गवर्नमेंट ने प्रमोट नहीं करना, वो कहते हैं कि जी आप
ये एग्ज़ाम्स बगैर प्रमोशन के दें और उसमें अपीयर हों और सप्लीमेंट्री की जब बारी आएगी उसके अंदर अपीयर हों, तो एक ख़्याल ये किया जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर होंगे, क्योंकि ये तो आउट ऑफ ऑप्शन निकल चुकी है चीज़ कि आपको प्रमोट किया जाएगा। वो कहते हैं हमारे पास बेस ही नहीं है जिसकी वजह से हम इनको प्रमोट करें। देखें, बात सुने, हमारा कोई ना का मसला है नहीं। अगर आप प्रमोट नहीं कर रहे हैं और आगे फर्दर उनको बेहतर पढ़ाने की पॉलिसी नहीं ला रहे हैं प्रमोट करके कि पिछला ज़ाया हो गया और पेपर लेके उनको आप पास कर देते हैं, तो आप यकीन जाने आप इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ और इस कौम के बच्चों के साथ शदीद किस्म की ज़्यादती कर रहे हैं और आपको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत ज्यादा करें बच्चों। बहुत शुक्रिया जी। राजा उमैर साहब हमारे सूती चेयरमैन ऑल पाकिस्तान स्टूडेंट महाज हैं, वजिया कमर साहिबा पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तालीम। आप दोनों मेहमानान गिरामी का बहुत शुक्रिया। बच्चों के पेपर कुछ प्रोविंसेस के अंदर हो चुके हैं, मैट्रिक और इंटर के, और कुछ के इम्तहानात होना अभी बाकी हैं। तलबा इस चीज़ से इनकारी हैं, आरी हैं। उनका कहना यह है कि हम इम्तहानात के अंदर अपीयर नहीं होंगे। 10 तारीख से मैट्रिक के गालिबन इम्तहानात का आगाज़ होने जा रहा है और इन इम्तहानात में अपीयर ना होने वाले तलबा मज़ीद क्या प्लान रखते हैं यकीनन ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हुकूमत की, वजारत तालीम की, अपोजिशन के तमाम तर दबाव के बावजूद नेशनल असम्बली के अंदर स्पीकर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस चीज़ का भी जिक्र किया है कि अगर मुमकिनात हो सकती हैं तो देख लीजिए अगर ये एक्सटेंड हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट अपनी पोजीशन पर मौजूद है। वज़ीर तालीम आज कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर इस सारे मामले में कॉल अप किया गया था इस मामले को कि इसको डिस्कस किया जाएगा और इसको शेयर किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वज़ीर तालीम साहब भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। सूरत हाल गंभीर है, सूरत हाल बिल्कुल क्लियर नहीं है और इसको हल होना चाहिए और यकीनन ये इस हुकूमत की अव्वलीन ज़िम्मेदारियों में से ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अगले मौजू की जाने पड़ेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज का हमारा दूसरा मौजू म्यूचुअल फंड्स इक्विटी के हवाले से। आज के इस मौजू में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड्स इक्विटी क्या चीज़ है और इस्लामिक क्या चीज़ है और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें इंडिविजुअली सतह पर या एज ए ग्रुप इन्वेस्टमेंट्स जो है वो अप्रिशिएट मुमकिन तौर पर हो सकती हैं और कौन से हमारे ग्रे एरियाज़ हैं, कौन से हमारे रिस्की एरियाज़ हैं और गवर्नमेंट इस सारे मामले को, इस सारी सेक्टर को किस हद तक सपोर्ट कर रही है और प्राइवेट फर्म्स की स्टैंडिंग्स अभी तक कहाँ पर हैं। बहरहाल गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अकील करीम ढेडी साहब, वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वेलकम टू द शो ढेडी साहब। सर ये बताइएगा कि आज हम इक्विटी फ़ंड्स के हवाले से थोड़ी बात कर रहे हैं, मैं डिटेल में जाना चाहता हूँ उसकी, लेकिन उससे कबल थोड़ी सी डिटेल हमारे नाजरीन को अगर आप बता सकें कि जो इक्विटी फ़ंड है कन्वेंशनल और इस्लामिक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरह इसको जो है वो गेज किया जाता है? देखें, मार्केट में कुछ एक इस्लामिक फंड है जी, ठीक है, दूसरा गैर इस्लामिक कह लो या मेरा उसको आप, लेकिन इसमें फर्क ये है कि 2 पोर्टफोलियो होते हैं। एक जो कंपनी होती है वो सरिया कंप्लायंस होती है, उसमें आप इस्लामिक फंड में उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो सरिया कंप्लायंस मीट नहीं करती वो बाकी उसमें इन्वेस्ट हो सकती है। ये मतलब नहीं है कि इस्लामिक फंड में इस्लामिक जो प्रोडक्ट होती है उसमें बाकी फंड इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस्लामिक फंड इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और अब अगर इक्विटी मार्केट के हवाले से कहें कि भाई पाकिस्तान में तो म्यूचुअल फंड की साइज ही कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसको आप दुनिया में देखते हैं तो उसमें बहुत बड़ी साइज होती है, लेकिन हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत बड़ी नहीं है। उसमें भी अगर थोड़ा बहुत बेहतरी आनी चाहिए, नई लिस्टिंग आनी चाहिए। अभी तो खैर लिस्टिंग आ रही है लेकिन कोई बड़ी लिस्टिंग नहीं आ रही है, बहुत छोटी छोटी लिस्टिंग आ रही है, तो डेप्थ नहीं है हमारी मार्केट में, लेकिन अपॉर्चुनिटी इसकी वजह से सर मेन वजूहात क्या हैं जो आपकी कह रहे हैं डेप्थ नहीं है? शायद मेरे ख्याल से हमारे यहाँ जो बिजनेस एक्टिविटीज है ना उस बड़े लेवल पे होती नहीं है। आप देखें, एक इंश्योरेंस कंपनियां जो बड़ी बड़ी हैं उसको लिस्ट होना चाहिए, माइनिंग की कोई कंपनी नहीं है, हाउसिंग साइड पे कोई कंपनी नहीं है, यहाँ बहुत बड़ी पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट है। अब रीट्स के हवाले से गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं, तो आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि ये बड़ी लिस्टिंग आ सकती है। फिर गवर्नमेंट की अपनी है, जैसे स्टेट लाइफ वगैरह, उनको लिस्ट करवा दें,
तो मार्केट का साइज को बनना जरूरी है, क्योंकि जब तो गवर्नमेंट तो सर ये डीडी साहब कह रही है गवर्नमेंट रिलीफ के हवाले से बाज़गश्त हमने भी सुनी है, कहा भी जा रहा है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी चीज़ें आई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी आई। आप एक मंजे हुए सारे मामलात को समझते हैं और आपकी ग्रिप अच्छी है, आपको वैसे क्या लगता है प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है? एक तो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, मैं प्रैक्टिकल जानना चाहता हूँ कि बेहतरीन प्रैक्टिकल अप्रोच इस वक्त तो हम सेटिस्फाई हैं, लिस्टिंग नहीं इस वक्त आ रही है और लीज के हवाले से गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ, एक तो हाउसिंग को इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया, फिर दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि आपको मॉर्गेजेस वगैरह अवेलेबल होंगी, इस वजह से हाउसिंग सेक्टर में बहुत बड़ी डिमांड आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो रीट्स पे कन्वर्ट होंगी तो वो भी लिस्टिंग के लिए आ सकती है। तो ये साल मैं समझता हूँ पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट के लिए बहुत अच्छा साल होगा और हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम बढ़ता हुआ भी देखेंगे और जो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं और मुसलसल हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी बड़ी तादाद में लोगों ने बाहर से अकाउंट ओपन किए हुए, तो वो एक नए इक्विटी मार्केट के प्लेयर होंगे। दुनिया में तो उनको कुछ रिटर्न शायद मिले ना मिले मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट में डिविडेंड हिल काफी अट्रैक्टिव है। पाकिस्तान की मार्केट काफी सस्ती है, चाहे उसकी बुक वैल्यू उठा के देखें, चाहे उसका पी रेट देखें, चाहे उसकी एसेट्स की वैल्यू देखें या उसकी प्रोडक्ट को देखें, तो हमारी मार्केट दुनिया के मुकाबले में काफी चीप मार्केट है और हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों को जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यहाँ हम एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट देखेंगे। अच्छा सर, अब इन जो अवेलेबल वसाइल हैं उसमें गोल्डन एरो टॉप ऑफ द लिस्ट है और आप ज़ाहिर उसके मेन प्लेयर्स में से ही कहा जाएगा या यू आर द वन। 63.3% इंक्रीज़ के साथ जो है इट स्टेड ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। ये किस तरह मुमकिन हो पाता है और कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने, आप अगर एज ए इन्वेस्टर मार्केट में, मैंने कहा ना आज भी मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें आप घर बैठ के 20-25% रिटर्न हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पिछले साल हम वैल्यूएशन को देखते थे ना तो काफी चीप वैल्यूएशन और आज भी हमारे पास ऐसे स्टॉक्स हैं, अगर हम चाहें तो वो मार्केट से हम खरीद भी सकते हैं और उसमें एक अपॉर्चुनिटी अवेल भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप बैंक में पैसा रखाते हैं, डिपॉजिट देते हैं, शायद बैंक आपको 6% दे देगा, 7% दे देगा। हाँ जी। मैं आपको इक्विटी मार्केट में आज 10 शेयर ऐसे दे सकता हूँ जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो 20% आपको डिविडेंड की छूट सकती है। तो ये बहुत कम होता लेकिन है। लेकिन सर इसमें एक जो डाउट आ जाता है वो ये आता है कि बैंक के अंदर तो पता है कि जी श्योर शॉर्ट आना है, अगर आप मरकज़ कौमी बचत में रख देंगे तो आपको पता है कि इसकी परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी, 60 साल प्लस हैं तो और ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे जो शेयर जो आप बता रहे हैं डेफिनेटली हैं, एग्जिस्ट करते हैं, आम शख्स को तो नहीं पता, लेकिन उनके नज़दीक जो ख़तरा है, जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है, उसको किस तरह टेपर डाउन किया जा सकता है? देखिए, रिस्क फैक्टर अगर होता ना तो मैं डिविडेंड हिल के मिसाल कभी भी ना देखा। मैं कहता हूँ चलो हम ये मान लेते हैं कि रिस्क फैक्टर है, लेकिन अगर रिस्क फैक्टर के बाद भी अगर मुझे 5 साल में मेरा 1 रुपया वापस मिल जाता है तो ये रिस्क तो नहीं हुआ ना, ये तो अपॉर्चुनिटी भी। अगर आपको लगता है कि आपकी मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही है और आपकी मार्केट अंडर वैल्यूएशन पे रहती है, फिर भी क्या फर्क पड़ता है, आप डिविडेंड लें, आप छोड़े, आप स्पेकुलेटर को छोड़े, मार्केट को छोड़े, आप 5 साल में अपना 1 रुपया कलेक्ट कर लेंगे तो आप पहले साल में 20% डिविडेंड हासिल करेंगे, आपकी 80% इन्वेस्टमेंट रह गई, दूसरे साल डिविडेंड ले आपकी 60 रह गई, तीसरे साल ले आपकी 40 रह गई। तो मतलब बहुत सारे लोग तो सर लेजिटिमेसी की वजह से भाग जाते हैं कि यार ये पता नहीं हम करेंगे इन्वेस्टमेंट को मसला ना हो जाए, हमारे यहाँ पहले तो हम कह सकते थे कि हमारे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म वगैरह में काफी मुश्किलात थी, लेकिन अब तो SECP ने कुछ ईज ऑन किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कुछ बेहतरी तो आई भी है, मतलब हम ये नहीं कह सकते। तो बहरहाल स्लोली इन्वेस्टर बेस भी बढ़ रहा है। पिछले महीने में हाईएस्ट अकाउंट खुले हैं एवर। अच्छा, तो ये भी एक अच्छा साइन है। इसमें जो तादाद इंटरनेशनल फॉरेनर्स हैं, उन फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तानी निर्यात दूसरे मुल्कों में, उनकी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है या सिर्फ लोकल? नहीं, वो इंक्रीज नहीं हो रही है। उसकी वजूहत है कि हम पहले MSCI में थे, अब MSCI का रिव्यू हो रहा है और रिव्यू इसलिए हो रहा है कि हमारे जो स्टॉक्स थे उसमें ट्रेड
वॉल्यूम गिरे हैं। तो जब वॉल्यूम गिरते हैं तो MSCI वाले रिव्यू करते हैं और रिव्यू में हो सकता है MSCI से निकाल के हमें फ्रंटियर मार्केट में ये डाल सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये तो फॉरेनर्स की सोच है, लेकिन अगर लोकल इन्वेस्टर को तो चाहिए कि वो यहाँ इन्वेस्ट करे। और यहाँ अभी मैं समझता हूँ 2.5-3 लाख अकाउंट है, लेकिन इसको तो 1 करोड़ अकाउंट होने चाहिए इक्विटी मार्केट में। वैसे लेकिन आने वाले दिनों गवर्नमेंट के स्टेप बहुत लिए हैं, तो अब गवर्नमेंट ने बिजनेस को भी ईज ऑन किया है, तो मेरा ख्याल है अब ये सारी बेहतरी आने वाले दिनों में हम वैसे इवेंचुअली ओवरऑल अगर बात करें तो गवर्नमेंट इस सारे इनिशिएटिव के सारी चीज़ इस प्लान के हक में रही है, ये है या होगी? सपोर्टिव रहते हैं गवर्नमेंट्स या वो दे आर नॉट ऑफ द व्यू के यार बस ठीक है? मेरा तो ख्याल है कि देखिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पॉलिसी दी है, अब इसके बाद जिम्मेदारी हम पे आती है। आपने टेक्सटाइल पॉलिसी दे दी, आपने हाउसिंग की इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, फिर हाउसिंग के लिए आपने काफी मराहत दी है, फिर रीट्स के हवाले से गवर्नमेंट ने बहुत मराहतें दी हैं, ऑटो सेक्टर को गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने अपना रोल प्ले कर दिया, बाकी रोल हमें प्ले करने की जरूरत है। हमें अब चाहिए कि हम अपनी एक्टिविटीज बढ़ाएं। लास्ट मंथ के अगर हम रेमिटेंस को लेते हैं, एक्सपोर्ट के फिगर लेते हैं, तो अगर उसी को रिपीट करते हैं तो हमारी $34 बिलियन की एक्सपोर्ट तो वैसे ही हो जाती है। और अगर मैं समझता हूँ 34 से ज्यादा होगी, लेकिन ये नंबर तो ये बता दें कि पाकिस्तान में काफी हम आने वाले सालों में बेहतरी देख। अच्छा सर, ये जो 20 आपने हमें बताई हैं कंपनीज, कोई उसका हमें अभी इंडिकेशन देना, कोई अभी सोचें उसके बारे में क्या करना चाहिए? मैं ऐसे करता हूँ ना कि कल इसकी थोड़ी सी रिसर्च करवा लेता हूँ और फिक्स इनकम के फंड से ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, इसमें रिस्क बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो लोगों को सिर्फ समझाना और बताने की जरूरत है, लोगों को स्पेकुलेशन में ना जाए, अच्छे रिटर्न वाली कंपनियों के शेयर खरीदे तो बड़ी वैल्यू है उसमें। सेक्टर कौन सा है? सेक्टर का कोई हमें बता दें कौन सा सेक्टर है वो? हर सेक्टर में आपको वैल्यू मिलेगी, हर सेक्टर। आप टेक्सटाइल में चले जाए 1.5 और 2p पे शेयर मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे और स्टॉक हैं। लेकिन सर माजी में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो बदनाम हो चुके हैं, सिक्योरिटी को बड़े आपको पता है चैलेंजेस का सामना रहा सिक्योरिटी सेक्टर को। मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, देखें आप जो बात कह रहे हैं ना, ये एग्जाम्पल के साथ है। अगर कोई 400 स्क्रिप्ट में 2 स्क्रिप्ट गलत होती है तो हम इसको फिर पूरी मार्केट को नहीं जिम्मेदार ठहराते। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ वकील करीम ढेडी साहब मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह जल्द जरूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।